तो स्वागत है आपका इस तीसरे एपिसोड में और आज हम लोग बात करेंगे अरेंज मैरिज के बारे में। अरेंज मैरिज के बारे में? अरे यार, मुझे तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाना था। अच्छा हाँ, याद आया। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड और अरेंज मैरिज बिल्कुल एक जैसी हैं। कैसे, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं। म्यूजिक। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक इमेज लगा रखी है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है दो एटम्स के बीच में, तो पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपल बॉन्ड्स के भी फॉर्मेशन हो सकते हैं, उनको अभी हम लोग आगे इस सीरीज में देखेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व है किसी एक एटम के साथ, तो ज़रूरत है कि दूसरी तरफ से भी एक और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होना चाहिए उसकी शेयरिंग के लिए, तभी एक केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इफ वन इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन शेयरिंग from both the atoms, it forms single bond। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अगर इसके बाद हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराएं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको चॉक आउट करना चाहूंगा। आप यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फोटो में इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है और दोनों बड़े शांति से बैठे हुए हैं। दोनों के दोनों एटम्स बहुत ही डिवाइन मुद्रा में हैं, बहुत ही खुशी मुद्रा में हैं। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है और ये दोनों के दोनों क्या हैं, अब पूरी तरीके से स्टेबल है। तो अगर इनको हम लोग इवेंचुअलाइज करते हैं, इनको हम लोग आगे अगर समझना चाहें, तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ए और ए अगर दो एटम हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कुछ इस तरीके से होगी। एक इलेक्ट्रॉन ए का, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ए का। दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ये ए बी टाइप भी हो सकता है। और इनकी जो शेयरिंग होगी वो कुछ इस तरीके से डिनोट होगी। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में बराबर बराबर डिवाइडेड हैं, बराबर बराबर बटे हुए हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कि ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि दो एटम्स आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप्ड कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए इन पर एक नजर डालते हैं। हम कुछ इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन two atoms overlap with each other, there will be force of attraction as well as repulsion। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में, कि अगर यहाँ पर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों तरह की फोर्सेस एक साथ एक समय पे इन्वॉल्व होंगे। और बॉन्ड फॉर्मेशन केवल और केवल तभी हो सकता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारी रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग हो। चलिए, तो अब इसको थोड़ा एक डीपर कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, डीपर कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर बात करते हैं। उसको देखने के लिए हमको कुछ डायग्रामेटिक कंडीशंस की तरफ जाना पड़ेगा और वहां पर हम समझेंगे कि ओवरलैपिंग एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे, जिसमें पहला एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं वो हम लेने जा रहे हैं डाईहाइड्रोजन का, जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स एक दूसरे से बाइंड करते हैं।
तो अगर हाइड्रोजन के दो एटम बाइंड करना चाहें तो अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s1 है, यानी दूसरे एटम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो 1s1 ही होगी। तो अगर 1s1 कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे दो इलेक्ट्रॉन कुछ इस कंडीशन में मिलेंगे। और याद रखिएगा कि बॉन्डिंग होने के पहले हमेशा एटम्स अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जैसा कि अरेंज मैरिजेस में होता है, लोग शादी के पहले खूब ढेर सारे खर्चे, खूब ढेर सारे मिठाइयाँ पटाखे जला डालते हैं, जिसमें कि एक्सेसिव पैसे खर्च होते हैं बिना मतलब के। एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं ऑफकोर्स, तभी खुशी का इजहार होता है उनका। उसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड भी खुशी का इजहार कुछ इसी तरीके से करते हैं कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और फिर एक स्टेबल स्टेट बना के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेट में नीचे वापस चले आते हैं। तो अगर इनकी शेयर्ड कंडीशन देखी जाए तो शेयर्ड कंडीशन कुछ उनकी इस तरह से नजर आएगी, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर चुके होंगे। तो अगर हम इनको समझें, इनको हम बात करें इनके बारे में, तो इनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोल सकते हैं और इनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे। इनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे। इसके बाद अगर हम इनके ओवरलैप के बारे में बात करें, इनके हम ओवरलैपिंग के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हाइड्रोजन को हम एक स्फेरिकल एटम माने तो दूसरा हाइड्रोजन कुछ उसके साथ इस तरीके से बाइंड करेगा और दोनों के इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के बीच में होंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इनकी मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ, इनको ब्लू कलर से फिर से क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है जहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक दूसरे के साथ स्टेबल बॉन्ड बना के प्रेजेंट हैं, इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं ओवरलैपिंग एरिया। और ये बॉन्ड ओवरलैपिंग का एक जीता जाता एग्जाम्पल है, एक जीता जाता कॉन्टेक्स्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन के केस में देख लेते हैं, जहां पर एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं O2 की बात करूं और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। दो इलेक्ट्रॉन कम है इसके इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट होने में और इसकी स्टेबिलिटी को फुलफिल होने में। तो आखिर ये अपनी स्टेबिलिटी को कैसे फुलफिल करेगा, उसका एक सिंपल सा मेथड है कि ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा और सामने वाले एटम के साथ बाइंड करेगा। तो अगर हम दो ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे के सामने रख दें तो जो ऑर्बिटल पिक्चर हमारे सामने बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स की कलर कोडिंग कर देता हूँ। इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। तो ब्लू कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया है और इधर के इलेक्ट्रॉन्स को मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो शेयरिंग, जो कि शेयरिंग एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, अगर उनको मैं ब्लैक कलर से कोडिंग करूं तो इधर भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे और दूसरे साइड भी आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे और इस एरिया को हम लोग नाम देते हैं ओवरलैपिंग एरिया। तो आई होप कि अब आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ गए होंगे कि कैसे एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे वो हम लोग कंसीडर करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें कि हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग जो दो तरह की होती हैं, पहली जिसमें हम लोग एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप के बारे में पढ़ेंगे, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप, और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम साइडवेज ओवरलैप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आगे चल के हम लोग लैटरल ओवरलैप के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग उसे पैरेलल ओवरलैप का भी नाम देते हैं। के ओवरलैप को समझने के लिए या इन किसी भी टाइप के ओवरलैप को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को स्टैंडर्ड मानते हुए हम उसे एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं।
अगर सपोज करिए कि मैं एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का नाम देता हूं या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूं, तो उस कंडीशन में अगर दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, सपोज करिए कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करता हूं तो हाइड्रोजन एटम के पास भी 3 अलग अलग एक्सिस होंगे, जिसमें कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करेगा। ठीक है, आप इन एक्सिस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर मैंने ऐसे ले लिया है इसको। तो अगर हम एक्स एक्सिस को ही अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो ये जो ओवरलैप होगा ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों एटम एक्स एक्सिस पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे एक दूसरे के से बाइंडेड हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से एक दूसरे से इन्होंने अपने आप को जोड़ रखा है। एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर बैठे हैं। और याद रखिएगा कि अगर बॉन्डिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है तो उस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, जिससे कि एक्सियल ओवरलैप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बाहर निकल कर आता है, या हम कह सकते हैं कि एक्सियल ओवरलैप से ही हमें सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाकी टाइप ऑफ ऑर्बिटल में आखिर एक्सियल ओवरलैप कैसे होता है। अगला जो एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे एस और पी ओवरलैप। तो उसके लिए हमें दो अलग अलग ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। पहला मैं एस बना देता हूं और दूसरे कलर से मैं पी का बना देता हूं। ये एस और पी के बीच के एक्सियल ओवरलैप का डायग्राम है, जहां पर इसको हम एस बोलते हैं, इसको हम पी बोलते हैं। और चूंकि ये दोनों एक्स एक्सिस पे एक दूसरे के सामने हैं, एक्स एक्सिस पे एक दूसरे से ओवरलैप कर रखे हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, इसलिए इनको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इसको हम एसपी ओवरलैप या एसपी सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ओवरलैप जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे पीएक्स पीएक्स ओवरलैप। अब चूंकि हमने एक्स एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है, इसलिए इसको नाम हम पीएक्स पीएक्स ओवरलैप देंगे। और पीएक्स पीएक्स ओवरलैप आखिर होगा कैसे, उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये है आपका पीएक्स पीएक्स ओवरलैप। अब इतना सब कुछ बताने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बॉन्डिंग कहीं पर भी होगी, ये बिल्कुल एक अरेंज मैरिज की तरह होती है, जहां पर हम शादी करने के पहले एक स्टैंडर्ड, एक लिविंग स्टैंडर्ड, एक फाइनेंशियल स्टेटस, एनर्जी, सब कुछ देखते हैं। उसी तरीके से बॉन्ड भी जब एक दूसरे के से, एटम भी जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो वो शेप, साइज, एनर्जी की, सिमेट्री की सारी कंसीडरेशंस को अपने ध्यान में रखते हुए तभी कोई मूवमेंट करते हैं। तो इस बात को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग स्पेशली कहीं ना कहीं शादी में होने वाले सारे रिचुअल्स की तरह ही काम करता है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग नाम दे सकते हैं पी ओवरलैप। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है या पैरेलल ओवरलैप का फॉर्मेशन कैसे होता है। साइडवेज ओवरलैप के जो एग्जांपल हमारे पास हैं उसमें हम सबसे पहला एग्जांपल उठाते हैं पीवाई का। इनके ओवरलैप होंगे कैसे, इसके लिए पहले हमें पीवाई के दो ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। मैंने ये दो ऑर्बिटल बना दिए और इनके जो एक्सिस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अब ये चूंकि एक्स एक्सिस से पैरेलल हैं इसलिए ये कभी भी एक्सियल बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, अब जब ये दोनों बाइंड करेंगे तो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम मिलेंगे, बट मैं आपको वो डायग्राम बताता हूँ जो रियली में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इधर से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा दिखाई पड़ेगा। ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ। मैं दूसरे कलर से दूसरा ऑर्बिटल बना लेता हूं। और आपको पता है कि अगर कोई बॉन्डिंग बिल्कुल सीधे सीधे हो रही है और 100% हो रही है और उस बॉन्डिंग को हम कुछ इस तरीके से बाइंड कराना चाहें तो कहीं ना कहीं बॉन्ड की एफिशिएंसी पे थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा कि ओवरलैपिंग का जो फिनोमेनन सिग्मा बॉन्ड में जितना क्लियर कट अपीयर होता है उतना क्लियर कट वो पाई बॉन्ड में अपीयर नहीं होता है। और दूसरा फिनोमेनन ये भी याद रखिएगा कि हायर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू
पाई बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट जरूर करिएगा। और आइए आगे देखते हैं। अब इस ओवरलैपिंग एरिया में हम कुछ कलरेशन कर देते हैं, इसको हम फिलअप कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर ओवरलैपिंग एरिया है क्या। अगर आप इस ओवरलैपिंग एरिया को सिग्मा बॉन्डेड किसी भी ओवरलैपिंग एरिया से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ओवरलैपिंग एरिया क्या है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा पिछली बार की अपेक्षा आपको अच्छा ओवरलैप शो नहीं करता है। तो ये तो बात हो गई पी वाई ओवरलैप की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में किस तरीके से पाई ओवरलैप बन सकता है। अगर हम डी और पी की बात करें तो हम डी की कोडिंग रेड कलर से कर देते हैं। डी चूंकि डबल डंबल शेप होते हैं इसलिए मैं एक डबल डंबल का फॉर्मेशन कर देता हूं। और पी का फॉर्मेशन हम लोग ब्लैक कलर से कर देते हैं। तो ये आपका डी सबशेल है या डी ऑर्बिटल है या ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल भी आप बोल सकते हैं, और इसको मैंने पी वाई ऑर्बिटल मान लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब इनका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। पिछली बार की तरह ही होगा, थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल पैरेलल आते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो नया डायग्राम जो आपको नजर आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। डी पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो ऑलरेडी टिल्टेड है, तो उसको हम एज इट इज ही रखेंगे। इसको हम इसी तरीके से रखेंगे और सामने वाला जो है वो थोड़ा सा टिल्ट होते हुए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और जो इनका ओवरलैप एरिया है वो कुछ इस तरीके से होगा। और ध्यान से देखिए ओवरलैप एरिया हमेशा क्या है, कम है, हमेशा क्या है, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में आपको लोअर डाउन मिलेगा। अगला ओवरलैप जो आपको यहाँ पर देखना है वो आपको देखना है डी और डी के बीच का पाई। तो आइए डी और डी के बीच के पाई ओवरलैप को देख लेते हैं। अगर डी और डी के बीच में पाई ओवरलैप होता है तो दोनों ऑर्बिटल्स को अगर हम बनाएं तो दोनों ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों डी ऑर्बिटल्स के बीच का ओवरलैप एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप की बात करूं तो याद रखिएगा कि पी में भी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डी से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्बिटल के साइजेस थोड़े से छोटे हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हमें मिल सकता है। इस बात को जरूर कंसीडर करिएगा, इस बात को जरूर समझिएगा। और लास्ट में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको एक और बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ, क्वाड्रुपल बॉन्ड के बारे में। हालांकि वो थोड़ा सा सिलेबस से ऊपर है बट वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल बना देता हूँ रीनियम का, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो मिलेंगे वो 4 बॉन्ड मिलेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर और यहाँ पर क्लोरीन मिलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन है, जो कि रीजन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 1 डेल्टा बॉन्ड मिलेगा। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आखिर कब होगा और कहां पर होगा। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन का, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हैं, स्पेशली मेरे 11th वाले बच्चे। तो अगर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाले एग्जांपल की बात करें तो हम देख सकते हैं ये एल्केन है, ये हमारा एल्कीन है और ये हमारा एल्काइन है। मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड के नोटेशंस लिख देता हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर अगर एक सिग्मा होगा तो एक पाई होगा, और यहाँ पर याद रखिएगा कि बीच वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड होंगे। तो ये थी टोटल स्टोरी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच की, ओवरलैपिंग के बीच की और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बीच की। तो लास्ट में मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। अगर कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं तो वहाँ पे शेप, साइज, एनर्जी और सिमेट्री का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि वो आसपास ही हों। और ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी के अरेंज मैरिज जैसा ही नज़र आता है, जहाँ पर हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही किसी फैमिली से रिश्ता जोड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और
शादी के नेक्स्ट फंडे में फिर से मिलते हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर विनय पांडे। कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये YouTube के जो इतना विशाल सा समुंदर है उसकी गहराई में डूब जाएगा। मिलते हैं आपसे।